हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे IC38 एग्ज़ामिनेशन, जो कि एक ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन है। ये एग्ज़ामिनेशन एजेंट और एडवाइज़र बनने के लिए दिया जाता है। इस एग्ज़ामिनेशन में 50 क्वेश्चंस होते हैं और 18 मार्क्स वाला पर्सन इसमें पास हो जाता है। ये सारे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ये MCQ टाइप होते हैं और जिसमें ओनली आपको टिक मार्क ही करना होगा। आज इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंसेप्ट की बात करेंगे जो कि इंश्योरेंस में यूज़ होते हैं, जो कि आपके बहुत हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम में। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इंश्योरर वो होता है कि जो इंश्योरेंस करता है। सेकंड है प्रपोजर जो इंश्योरेंस करवाता है, यानी कि क्लाइंट, उसे हम प्रपोजर बोलते हैं। उसके बाद है प्रपोजल फॉर्म जहाँ प्रपोजर अपनी रिक्वायरमेंट्स भरकर देगा, उसको प्रपोजल फॉर्म कहते हैं। उसके आगे है लाइफ एश्योर्ड और इंश्योर्ड। जिसकी पॉलिसी होगी, जिसने इंश्योरेंस करवा ली, उसे लाइफ एश्योर्ड और इंश्योर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है पॉलिसी होल्डर भी सेम होता है जो लाइफ एश्योर्ड होता है। प्रीमियम हम इंश्योरेंस करते हैं, उसकी एक इंस्टॉलमेंट होती है, उसे बोलते हैं हम प्रीमियम और कंसिडरेशन। नेक्स्ट है FPR, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं, उसकी पहली रिसिप्ट जो होती है उसको हम बोलते हैं FPR, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। आगे 8th है RPR, रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट। जब हम पहली इंस्टॉलमेंट के बाद दूसरी देते हैं तो उसे बोलते हैं हम रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट। आगे नेक्स्ट है 9th सम अश्योर्ड। जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसका एक रिस्क कवर होता है, जितने लाख का हम इंश्योरेंस करवाते हैं उसे बोलते हैं सम अश्योर्ड और अश्योर्ड। नेक्स्ट है ग्रेस पीरियड। जब हम पॉलिसी करवाते हैं तो उसका एक प्रीमियम पे करने की एक डेट होती है। अगर वो डेट को हम अपना प्रीमियम नहीं देते तो वो एक हमें थोड़ा ग्रेस पीरियड मिलता है। वो अगर आप महीने बाय महीने पॉलिसी का प्रीमियम देते हो तो वो 15 दिन का होता है। अगर आप 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल बाद देते हो तो वो ग्रेस पीरियड 30 से 31 दिन का होता है अकॉर्डिंग टू मंथ। अगर वो ग्रेस पीरियड में भी आप पॉलिसी की पेमेंट नहीं देते तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। जो हमारा 11 टर्म है वो है लैप्स। आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है और लैप्स पॉलिसी में आपका रिस्क कवर नहीं होता। उसको दोबारा चलाने के लिए हम उसको रिवाइव कराते हैं, वो है हमारी टर्म 12। रिवाइव इज़ ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। रिवाइवल एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो उसमें आपको प्रीवियस प्रीमियम विद इंटरेस्ट एंड फाइन देने पड़ते हैं। आगे है सरेंडर। आप किसी भी इंश्योरेंस को 2 साल के बाद सरेंडर कर सकते हो और आप सरेंडर करके आपको आपकी जो भी पॉलिसी की वैल्यू बनती है वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद लोन, आप किसी भी इंश्योरेंस में लोन ले सकते हो 2 साल के बाद। पेड अप वैल्यू क्या होती है? अगर आपने 3 साल से ज़्यादा आपकी पॉलिसी चल पड़ी तो वो पेड अप हो जाती है, मतलब कि उसकी एक वैल्यू बन जाती है। और आगे आप अगर प्रीमियम नहीं दे रहे हो तो वो जितना उसकी पेडी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपका सम अश्योर्ड हो जाएगा और उसके सर्वाइवल बेनिफिट, जिसे मनी बैक बोलते हैं, वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आगे है डुप्लीकेट पॉलिसी। अगर आपका पॉलिसी बॉन्ड नहीं मिल रहा तो आप डुप्लीकेट पॉलिसी भी बनवा सकते हो, इसकी एक फ़ीस होती है। आगे अल्ट्रेशन, साल के बाद इंश्योरेंस के आप कभी भी अल्ट्रेशन करवा सकते हो। कोई आपने एड्रेस चेंज करना है, नॉमिनी चेंज करना है। आगे है एंडोर्समेंट, मतलब कि एंडोर्समेंट का मतलब है आपका पूरा समर्थन हो जिसको आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, जिसकी आप करवा रहे हो या जिसे आप करवा रहे हो। आगे है एसेट एंड लाइबिलिटी। एसेट हमारी चीज़ें होती हैं, हमारा गाड़ी, बंगला, मकान, और लाइबिलिटी से हमारी देनदारी होती है। आगे है टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट। टेंजिबल होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं और इनटेंजिबल होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। इंश्योरेंस एक इनटेंजिबल प्रोडक्ट है। आगे है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको याद रखना है इसका एक्ट का नेम पूरा प्लस इसका जो डेट है, एयर की डेट है 1872 याद रखनी है। इस एक्ट में क्या था कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करती हैं टर्म, उसके बारे में बताया गया था। ये आपको सारी टर्म एक बार दिमाग में रखनी है फ्रेंड्स। ओके।
सेकंड क्वेश्चन है अब हमारा, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब क्या है कि हमारी जो पूरे वर्ल्ड में इंश्योरेंस का जो कंसेप्ट है कैसे आया हमारे सामने। ये बेसिकली काफ़ी समय पहले की बात है। जो हमारे सेलर हुआ करते थे ना, जो शिप्स में एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक अपना जो गुड्स एंड कैरेज इधर से उधर लेकर जाते थे, उस समय की बात है। तो वो जब इधर से उधर लेकर जाते थे तो वो समुद्र में जो समुद्री लुटेरे होते थे वो उनकी शिप वगैरह को लूट लिया करते थे। तो इस कंसेप्ट में क्या हुआ, तो वो जो सेलर्स थे वो ना, एक लंदन में कॉफ़ी हाउस है, कैफ़े है, उसका नाम है लॉयड कॉफ़ी हाउस। वहाँ आकर बैठते थे और डिस्कस करते थे कि हमारे ये लॉस वगैरह होता है हमें जब हम एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक हमारा सामान ले जाते हैं, और समुद्री लुटेरे जो लूट लेते हैं वो जो लॉस है वो कौन बेयर करेगा। ये चीज़ में वो काफ़ी चिंतित थे। तो उन्होंने ये लॉयड हाउस में बैठ कर ये डिस्कशन की कि हम जो जितने भी हम ये सेलर्स हैं, हम अपने पैसा कुछ एक पूल में डालेंगे और सिमिलर अमाउंट होगी वो, ठीक है। जैसे 1000 बंदा है, 1000 बंदा सिमिलर अमाउंट एक पूल में डालेगा, एक गुल्लक में डालेगा, और जब किसी को ऐसा नुकसान होगा और वो सारा पैसा 1 साल का जो भी होगा वो उस बंदे को दे दिया जाएगा कि उसका वो लॉस पूरा हो जाए। तो ये जो कंसेप्ट था मॉडर्न इंश्योरेंस का, ये शुरू हुआ था लॉयड कॉफ़ी हाउस से। ये है लंदन में। ये आपने जैसे ये याद करना है कि जो मॉडर्न इंश्योरेंस का ओरिजिन है ना, वो लॉयड कॉफ़ी हाउस में है, वहाँ से ओरिजिन हुआ है इसका। थर्ड क्वेश्चन है, इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन लॉस ऑफ यू इज़ शेयर्ड बाय मैनी। इसका मतलब है कि लॉस कम बंदों का होना, बट वो शेयर काफ़ी बंदे कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम 1000 बंदे की इंश्योरेंस करते हैं और उसमें से हम ऑन एवरेज देते हैं कि अगर 10 बंदे नहीं रहे तो जो उनका जो रिस्क कवर होगा, जो सम एश्योर्ड होगा, वो शेयर होगा जो बंदे ठीक हैं उन के प्रीमियम से। इसका मतलब ये है कि लॉस जो होता है वो शेयर्ड बाय मैनी, बहुत लोग वो लॉस को बेयर करते हैं। सेकंड है कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर, मतलब कि हम जो प्रीमियम है वो एक लार्ज नंबर से लेंगे, लार्ज नंबर ऑफ पीपल से लेंगे, जो कि संख्या जो होती है उसकी 1 लाख होगी या 1 करोड़ होगी। मतलब कि सेम एज के बंदों से हम सेम प्रीमियम लेंगे, और उनमें से अगर कोई नहीं रहा तो बाकियों के प्रीमियम से जिसका लॉस हुआ है उसे पैसे दे देने हैं। इससे आगे है हमारा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की लाइफ इज़ अनसर्टेन, कल कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता। इससे आगे आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी यही चीज़ है कि प्रोबेबल करना कि क्या क्या हो सकता है आगे, क्या क्या नहीं हो सकता, ये प्रोबेबिलिटी करना। उससे आगे सिमिलर टाइप ऑफ रिस्क आर पोल्ड, मतलब कि यही हमने पहले बात की है कि हर एक बंदे से हम अगर उसकी एज सेम है सभी बंदों की, तो उनसे सेम टाइप का हम इंस्टॉलमेंट लेंगे, सेम टाइप ऑफ रिस्क आर पोल्ड। सिक्स्थ है अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ को हम ओब्रीमा फाइडस भी कह देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन। मीन टू से जब हम किसी की इंश्योरेंस करने जाते हैं तो वो जो हमारा कस्टमर है वो अपनी सभी चीज़ें डिस्क्लोज़ करे, कोई चीज़ हमसे छुपाए ना, क्योंकि अगर उसने छुपा ली तो फिर उसका जो क्लेम है वो रेपुटेट हो सकता है। आगे आ गया इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट की जैसे एक एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयर में होता है, ठीक है, एक हस्बैंड का वाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, बच्चों का इंटरेस्ट अपने पेरेंट्स में होता है और पेरेंट्स का इंटरेस्ट बच्चों में होता है। सो जो इंश्योरेंस होती है वो भी एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट पे ही आती है। मतलब कि कस्टमर का इंटरेस्ट ये होता है कि मेरा रिस्क कवर है और मुझे मैच्योरिटी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, जो सबसे पहली कंपनी बनी थी वो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है। पांचवा क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। ये वो चीज़ है जो सबसे पुरानी है और अब तक चल रही है, वो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। ये आई थी 1906 में। सिक्स क्वेश्चन, IRDAI, इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
ये इस्टेब्लिश हुआ था ऑन अप्रैल 2000 में। इसका बेसिक काम क्या है कि रेगुलेटरी है ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री की। जैसे आरबीआई बैंकों का है, ऐसे ही इंश्योरेंस इंडस्ट्री का आईआरडीए है। आगे हम 7th क्वेश्चन में बात करते हैं कि 2 टाइप ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। एक लाइफ इंश्योरेंस होती है, एक नॉन लाइफ होती है। नॉन लाइफ को हम जर्नल भी बोल देते हैं। और जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो पार्ट होती है नॉन लाइफ का, बिकॉज इसमें जो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंडेमनिटी मतलब कि जितना लॉस हुआ उतने की पैसे की भरपाई होगी, उसको हम इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, HLV ह्यूमन लाइफ वैल्यू 10 to 12 year for future earning by प्रोफेसर हुबनर। फ्रेंड्स, HLV क्या होता है कि जैसे हम किसी की इंश्योरेंस करते हैं तो उसका पहले हमें HLV कैलकुलेट करनी होती है। वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि जितना बंदा अर्न करता है उससे 10 से 20 टाइम उसका रिस्क कवर हो। उससे बंदे का क्या फ़ायदा है कि इनकेस अगर वो नहीं रहा तो उसकी फैमिली सरवाइव कर पाए और अपना कोई सेकंड ऑप्शन अर्निंग का निकाल सके। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पर्सन की मंथली इनकम है 10,000 तो वो ईयरली जो इनकम जनरेट करेगा वो करेगा 1,20,000। सो इस पर्सन को हमें जो रिस्क कवर देना है वो 12 लाख का दे देना है, जो उसका हो गया 10 गुना। इसका क्या फ़ायदा होगा कि अगर वो बंदा नहीं रहा तो उसकी फैमिली एक तरह 10 साल के लिए सरवाइव कर पाएगी और अपना सेकंड अर्निंग सोर्स निकाल पाएगी। ओके फ्रेंड, इसे कहते हैं HLV ह्यूमन लाइफ वैल्यू बाय प्रोफेसर हुबनर। हेलो फ्रेंड्स, पहला है रिस्क ट्रांसफ़र। इसमें आपने अपना रिस्क किसी इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र किया हुआ है, उसको बोलते हैं हम रिस्क ट्रांसफ़र। फिर आगे आता है रिस्क रिटेंशन। इसका है कि आपने रिस्क को रोक कर रखा है कुछ समय के लिए, बट वो रिस्क आएगा। फिर रिस्क रिडक्शन होती है। रिस्क रिडक्शन में क्या है, आप वो रिस्क को रोक कर रखते हैं कुछ अपने नए मेजर्स लेकर के, वो रिस्क को रिड्यूस हो जाता है आपका वो नए मेजर को लेकर। ठीक है, नई चीज़ों के साथ कुछ ऐड ऑन करते हो आप उसमें, तो आपका जो रिस्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद है रिस्क अवॉइड। रिस्क अवॉइड क्या होता है कि आपने वो रिस्क लेना ही नहीं है, आपने ऐसी जहाँ कोई भी रिस्क हो उसमें आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं हुए, उसको हम बोलते हैं रिस्क अवॉइडेंस। जैसे आपको सड़क पास क्रॉस करने में आपको एक रिस्क होता है कि कोई मेरे बीच में अपनी गाड़ी या मोटर व्हीकल ना मार दे, तो आप सड़क क्रॉस करोगे ही नहीं, तो उसको हम रिस्क अवॉइडेंस में आ जाएगा। फिर आता है डिवर्सिफिकेशन। डिवर्सिफिकेशन क्या है, आप अपनी कैपिटल अलग अलग चीज़ों में डिफरेंट कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। और म्यूचुअलिटी आता है, आप कहीं एक जगह अपनी इन्वेस्टमेंट जो है एक जगह में लगाते हैं, उसको म्यूचुअलिटी कहते हैं। 10th question, insurable interest on all life unlimited, husband wife, business partner, debt and creditor, employer employee, parents children have insurable interest. Insurable interest should exist only at time of inception for life insurance and only at the time of claim under marine insurance, but should exist both time. Example, at the time of inception and claim under non life insurance. बेसिक इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे हस्बैंड का वाइफ में होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है, बिजनेस का पार्टनर में होता है, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय में होता है। ठीक है, ये क्या इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे एम्प्लॉयर क्या चाहता है कि एम्प्लॉई मेरा काम करे तो मैं उसको पे आउट करूँ, एम्प्लॉई ये चाहता है कि मैं अगर काम करूँगा मुझे पैसे मिलेंगे। इंश्योरेंस भी ऐसे ही है कि अगर इंश्योरेंस कराते हुए आपको प्रीमियम देना पड़ता है, उसके बदले में आपको इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर जो होता है वो आपको रिस्क कवर देगा, प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको अच्छी रिटर्न देगा। सो इसे हम बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। थैंक यू फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, की मैन इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, जो बेसिक की मैन इंश्योरेंस का मतलब होता है वो क्या होता है कि जैसे हर एक इंडस्ट्री में, हर एक फैक्ट्री में एक पर्सन ऐसा होता है कि जिसकी वजह से पूरा फैक्ट्री का काम चल रहा होता है, उसकी देख रेख में हर एक चीज़ आती है ना, उस बंदे की हम इंश्योरेंस करवा देते हैं।
और इन केस कभी भी वो हमारी फैक्ट्री छोड़ के जाता है या उसको कुछ हो जाता है, तो जितनी हमने इंश्योरेंस कराई, जितना रिस्क कवर हमने दिया था उसको, वो हमें मिल जाता है। उसे हम बोलते हैं की मैन इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, प्रीमियम एंड क्लेम विल नॉट बी पेड बाय एंड टू की मैन इंश्योरेंस, मतलब कि जो प्रीमियम होते हैं वो भी नहीं वो उस बंदे ने देने, ना क्लेम के डॉक्यूमेंट्स उस बंदे ने देने ने। ठीक है, ये कौन कौन करवाता है, कोई डायरेक्टर का हो सकता है, किसी पार्टनर का करवा सकते हैं, कोई सेल्स पर्सन का करवा सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर का करवा सकते हैं। क्वेश्चन 12, MWP एक्ट 1874 सेक्शन 6। MWP की फुल फॉर्म क्या होती है, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, ये आपको एक्ट का नाम याद रखना है। बेनिफिट टू वाइफ एंड चिल्ड्रन ओनली, पॉलिसी विल बी ट्रस्टी, क्लेम मनी विल आल्सो पेड टू ट्रस्टी, पॉलिसी कैन नॉट बी अटैच्ड, नो लोन, नो सिलेंडर, नो नॉमिनेशन और ना ही असाइनमेंट। ठीक है, अब इसे हम समझते हैं क्या चीज़ है। जो MWP एक्ट है, इसमें जो इंश्योरेंस आती है ना, अगर वो किसी ने करवा ली, अगर एक हस्बैंड ने करवा ली इंश्योरेंस, इन केस आगे चल कर वो नहीं रहता, ठीक है, और उसकी लाइबिलिटीज़ हैं ज़्यादा। अब जो लोग हैं वो तो मांगने आएंगे ना अपने अपने पैसे, वो और कोई भी इंश्योरेंस है उसको तड़वा के सरेंडर वगैरह करवा के अपनी पेमेंट ले सकते हैं। बट जो इसके अंडर आएगी ना, इसको कोई भी सरेंडर नहीं कर सकता। ठीक है, इसका जो भी क्लेम वगैरह मिलेगा वो ओनली उस लेडी को मिलेगा और उसके बच्चों को मिलेगा। सो इसमें ना लोन होता है, ना सरेंडर होता है, ना नॉमिनेशन होती है, ना ये असाइन हो सकती है। ठीक है, ये सरेंडर, नॉमिनेशन, असाइन, ये हमने बात की थी पहले क्या क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड 13 क्वेश्चन, मोबिडिटी। मोबिडिटी की वो मतलब पूछते हैं, मोबिडिटी किसे कहते हैं, ये बोलते हैं हम किसी इलनेस को, कोई बीमारी को, कोई डिजीज़ को। ठीक है फ्रेंड्स, 14 क्वेश्चन है OPD, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, आउट पेशेंट, इन पेशेंट, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ लिखा होता है OPD। ठीक है, ये सारी चीज़ें टर्म्स लिखी होती हैं। तो OPD का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, या पेशेंट आउट हो जाना, या ये वहाँ लिखा होता है, या इन पेशेंट। 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन इज़ मस्ट फॉर मेडिक्लेम। जो मेडिक्लेम पॉलिसी होती है ना, उसमें एक कंडीशन होती है कि 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। 15 क्वेश्चन, डे केयर एंड डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन। डे केयर का वही बेनिफिट होता है कि डे केयर के कितने पैसे मिलते हैं उन्हें। ठीक है जी, जितने आपने सेलेक्ट किए होंगे या जितनी आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी उतना आपको डे केयर का पैसा मिलेगा। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन क्या होती है, जैसे किसी इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा लगता है कि इसका हमें हॉस्पिटल में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, इसकी जो भी इसकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो वो क्या करते हैं फिर उस बंदे के घर में कोई ऐसे कमरे में ना पूरा हॉस्पिटल जैसा सारा कुछ लगा के उसको ही एक तरह कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का एक्सपेंस ज़्यादा होता है हॉस्पिटल में अगर वो ट्रीटमेंट कराए। तो वो होम में जो चल रहा है ना, उसका रूम बनाया होगा पूरी पूरी ट्रीटमेंट का, उसको हम बोलेंगे डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन। आगे 16 है वेटिंग पीरियड, 30 डेज़ इन हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का वेटिंग पीरियड होता है अलग अलग कंपनीज़ का जैसे होता है 30 डेज़ हेल्थ इंश्योरेंस। 30 दिन के भीतर आप कोई भी क्लेम वगैरह नहीं अप्लाई कर सकते। नो क्लेम विल बी पेड ड्यू टू इलनेस विद इन फर्स्ट 30 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये हर एक इंश्योरेंस का अलग होता है, हर एक इंश्योरेंस कंपनी का अलग क्राइटेरिया होता है। ठीक है, आपने बेसिक जो स्टैंडर्ड है वो ये है, आपने ये याद रखना। 17 क्वेश्चन, 3 टाइप ऑफ हेल्थ केयर सेंटर। फ्रेंड्स, जो हेल्थ केयर सेंटर है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, सेकेंडरी होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी, एंड देन होता है टर्शरी। ठीक है, आपको ये याद रखने कौन कौन से होते हैं ये। 18 क्वेश्चन है, 3 टाइप ऑफ क्लेम अंडर हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर 3 टाइप के क्लेम होते हैं। एक होता है कैशलेस, दूसरा होता है रिम्बर्समेंट, तीसरा होता है हॉस्पिटल डे कैश बेनिफिट। जो कैशलेस होता है इसमें आपका एक कार्ड बन जाता है, आप हॉस्पिटल जाके अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हो और वो कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। सेकंड होता है रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट में क्या होता है कि आपको पहले इलाज अपना करवाना होता है, अपनी पॉकेट से पैसे देने होते हैं, उसके बाद में बिल सारे कलेक्ट करके, सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट करके
आपको भेजनी होती है जहां आपने इंश्योरेंस करवाई है, फिर वो आपका क्लेम पास करते हैं, इसको हम बोलते हैं रिबर्समेंट। थर्ड है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। इसमें क्या होता है, आपको इंश्योरेंस करवाने से पहले ये जो बेनिफिट सेलेक्ट करने होते हैं कि हॉस्पिटल डेली के आपको कितना बेनिफिट मिले। ये बेसिक 1000 रुपये से शुरू होके 5000 तक चले जाते हैं। आपको पर डे के डेली उतना कैश बेनिफिट मिलेगा जितना आपने इंश्योरेंस करवाते समय लिया है। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 3 टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। पहली होती है इंडिविजुअल, सेकंड होती है फैमिली फ्लोटर एंड थर्ड होती है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। प्रीमियम विल बी बेस्ड ऑन एज प्रोफाइल ऑफ ग्रुप मेंबर्स। सर फ्रेंड, जो इंश्योरेंस होती है इंडिविजुअल होती है। इंडिविजुअल जैसे कोई भी पर्सन अपनी इंश्योरेंस लेता है उसको हम इंडिविजुअल कहते हैं, जो अपने सेल्फ के लिए लेता है। आगे आता है फैमिली फ्लोटर। इसमें क्या आता है, कोई भी बंदा इंश्योरेंस ले सकता है अपनी अपनी वाइफ की, बच्चों की और अपने पेरेंट्स की। फिर थर्ड आता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। ये कोई एक ग्रुप, एक संस्था इकट्ठी होकर इंश्योरेंस लेती है, ठीक है। अगर आगे है 20 क्वेश्चन TPA। ये 2001 में कंसेप्ट आया था। इसका क्या फुल फॉर्म होती है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन या सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ये क्या करता है काम, पहला काम इसका होता है इशू कार्ड, हेल्थ कार्ड। दूसरा होता है सेकंड पे क्लेम्स। थर्ड टाई अप विद नेटवर्क हॉस्पिटल्स। सो ये आपको याद करना है। हेल्थ कार्ड एक होता है जिसको लेकर हम पैसे दे सकते हैं कहीं भी जाते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने। दूसरा होता है क्लेम पे करने के लिए। तीसरा इसका टाई अप होता है जितने भी हॉस्पिटल्स हों, ठीक है फ्रेंड्स। CPT, करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी, कोड सेट टू बिल आउट पेशेंट एंड ऑफिस प्रोसीजर। फ्रेंड्स, ये CPT क्या होता है, जब हम कहीं हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उनका बिल का कोड होता है ये CPT। तो आपको ये CPT की फुल फॉर्म ही याद रखनी है। 22 है PPN, प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। ये क्या होता है कि जैसे हर हॉस्पिटल में एक TPA होता है जो इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करता है। तो ये प्रेफर प्रोवाइडर नेटवर्क वो चीज़ होती है कि जहाँ जहाँ आपका कार्ड चल सकता है वो एक नेटवर्क होता है, उसको हम PPN बोलते हैं। 23rd है इनपर्सोनेशन। ये क्या चीज़ है कि जिसका हमने पॉलिसी की है, जिसकी हमने इंश्योरेंस की है, वो ना अपना इलाज कराए, उसके नाम पर कोई और अपना इलाज करवा रहे, इसके बोलते हैं इनपर्सोनेशन। द पर्सन इंश्योर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन ट्रीटेड है हुज हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम विल बी हायर। जिसकी एज ज़्यादा है उसका प्रीमियम हाई होगा। 25 है फ्रेंड्स, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। 30 डेज बिफोर हम बोलते हैं, ठीक है, प्री को। 60 डेज आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन हम बोलते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, बेड्स इन हॉस्पिटल। जैसे हम कोई भी क्लेम करते हैं ना हेल्थ पॉलिसी में, तो हम एक हॉस्पिटल की एक हमने डेफिनेशन रखी है कि हम किसको हॉस्पिटल मानेंगे। उस हॉस्पिटल में एटलीस्ट 10 बेड होने चाहिए और वो 10 लाख पॉपुलेशन के नियर होना चाहिए जहाँ भी हॉस्पिटल है। और 15 बेड होने चाहिए या, है ना, तो उसकी पॉपुलेशन जो आसपास हो वो 10 लाख हो, ठीक है। ये हमको रिक्वायरमेंट चाहिए अगर कोई हॉस्पिटल है। 1-2 बेड वाला हॉस्पिटल को हम हॉस्पिटल नहीं मानते इंश्योरेंस में। आगे है 27 UHIS, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ये होती है जो 100 और मोर फैमिलीज जो होती है ना, 100 से ज़्यादा फैमिलीज़ के लिए हम कर देते हैं, ग्रुप्स के लिए अप टू 30,000 तक इसमें रिबर्समेंट आप कर सकते हैं। और इसका एनुअल जो प्रीमियम होता है वो 300, इंडिविजुअल बंदे के लिए 365 होता है, ठीक है। अगर कोई फैमिली मेम्बर करवाता है तो वो 548 रुपये फॉर 5 मेम्बर होता है। फिर इंक्लूडिंग फर्स्ट 3 चिल्ड्रन एंड 730 रुपये फॉर 7 इंक्लूडिंग डिपेंडेंट पेरेंट, ठीक है। 28 क्वेश्चन है ESIC। इसकी फुल फॉर्म है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1948। ये आपको याद रखना है, ये आता है एग्ज़ाम में। फॉर ब्लू कॉलर वर्कर्स इन प्राइवेट सेक्टर। ये ब्लू कॉलर कौन सा होता है, जो लेबर होते हैं, जो थोड़ा मिट्टी वगैरह में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, जो फैक्ट्रीज में एक लेबर होती है उसके लिए होती है,
ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में, और उनकी सैलरी अप टू क्या होती है 15,000। एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन 1.75% और एम्प्लॉयर का 4.7.5%, ठीक है। एंड स्टेट गवर्नमेंट का 12.5% फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस। ये आपको याद करना है, आपके दिमाग में रखने हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 29 क्वेश्चंस। CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम 1954 में आई थी। इस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई पेंशनर एंड देयर फैमिलीज। कंट्रीब्यूशन इज़ फ्रॉम 15 to 150 रुपीज़ पर मंथ। फ्रेंड्स, ये आपने इस CGHS की फुल फॉर्म याद रखनी है, प्लस ये किन के लिए बनाया गया था और इसका जो मिनिमम, जैसे आपने बोला आपको बताया था कि 15 से लेकर 150 रुपये पर मंथ तक होता है। 30 क्वेश्चन है, जन आरोग्य बीमा पॉलिसी टू प्रोवाइड चीप मेडिकल इंश्योरेंस फॉर 5 to 70 एज। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, सबमिशन ऑफ क्लेम डॉक्यूमेंट्स विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज। इसका मतलब है अगर आपने किस चीज़ का क्लेम लेना है तो आपने जो क्लेम के डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिस्चार्ज जो डेट है उसको 15 डेज़ के बीच बीच में ही देने हैं, 15 डेज़ के बीच दे सकते हैं, विद इन 15 डेज़ के बीच, ठीक है। उसके बाद है कि वाई टॉप अप इज़ रिक्वायर्ड इन हेल्थ पॉलिसी टू इंक्रीज द सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड को इंक्रीज करने के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा सम अश्योर्ड को बढ़ाने के लिए आप टॉप अप भी ले सकते हो हेल्थ पॉलिसी में। 33 है, राम वांट्स टू कूलिंग ऑफ अंडर हिज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बट ही गॉट क्लेम ऑन 7th डे फ्रॉम द FPR, व्हाट विल ही गेट, ठीक है। मतलब कि उसको क्या मिलेगा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी 90 डेज़ की वेटिंग पीरियड होता है। 34 है, कूलिंग ऑफ पीरियड, फ्री लुक पीरियड। इसे क्या बोलते हैं, आपने पॉलिसी करवा ली, 15 दिन के बीच बीच आपके पास टाइम होता है कि आप पॉलिसी को बंद करवा सकते हो, उसको हम फ्री लुक या कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं। 35 है, नॉन ट्रेडिशनल प्लान्स कौन कौन से होते हैं, यूनिवर्सल प्लान होता है, वेरिएबल प्लान होता है और यूलिप प्लान है। यूलिप की फुल फॉर्म आती है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, NAV नेट एसेट वैल्यू इज लिंक्ड विद विच प्लान, यूलिप प्लान। यूलिप प्लान जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। ये एक नॉन ट्रेडिशनल प्लान होते हैं जहां आपका पैसा इक्विटी में लगता है, शेयर मार्केट में लगता है। 37 क्वेश्चन, डेथ क्लेम इज पेड अंडर यूलिप प्लान, सम अश्योर्ड और NAV विच एवर इज हायर। इसमें से दोनों में से कोई आपको एक चीज़ मिलती है, विच एवर इज हायर। 38 क्वेश्चन, ट्रेडिशनल प्लान। ट्रेडिशनल प्लान हमारे 38 क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल प्लान्स। ट्रेडिशनल प्लान में हमारे पास है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का होता है कि किसी पर्सन ने इंश्योरेंस कराया 25 साल का और वो 25 साल प्रीमियम देगा। इन केस अगर वो 25 साल के बीच बीच उसको कुछ होता है तो उसको पैसे मिल जाएंगे, नहीं तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, उसे बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। उसके बाद आती है फ्रेंड्स टर्म इंश्योरेंस विद ROP। टर्म इंश्योरेंस जो होती है वो तो सेम रहेगी विद ROP मतलब क्या है कि जितने भी आपने पॉलिसी के प्रीमियम दिए होंगे वो आपको पैसे वापस आ जाएंगे जब आपकी टर्म की कंप्लीशन होगी। इसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस विद ROP में जो पैसे हैं वापस आ जाते हैं, और अकेली टर्म इंश्योरेंस में कोई पैसा वापस नहीं आता। इनकेस टर्म में अगर आपको कुछ हो गया तो पैसे मिल जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद आ गया प्योर टर्म इंश्योरेंस। इसमें प्योर एंडोमेंट। प्योर एंडोमेंट में क्या आता है कि इन केस आपने पॉलिसी की करवाई हुई है, ठीक है, और आपका 25 साल का जो है वो है टर्म के 25 साल आपने पैसे देने हैं इंश्योरेंस में, और अगर इन बिटवीन आपको कुछ हुआ तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा आपको, ऑन द टाइम ऑफ मैच्योरिटी तो ही पैसे मिलेंगे। इसे बोलते हैं प्योर एंडोमेंट। इसके बाद आता है एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान क्या होता है, प्योर एंडोमेंट और टर्म इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एंडोमेंट में क्या होता है, आपको विद इन टर्म अगर कुछ हो गया तो भी पैसे मिलेंगे, अगर आप अच्छे से सर्वाइव कर गए तो आपको बाद में आपको मैच्योरिटी भी मिल जाएगी। उसके बाद आता है मनी बैक। मनी बैक प्लान क्या होता है, इसको मनी बैक और सर्वाइवल बेनिफिट भी बोलते हैं। मनी बैक प्लान में क्या होता है, आपको हर एक 5-5 साल बाद ना कुछ पैसे अमाउंट सम एश्योर्ड का कुछ परसेंटेज आपको एज ए मनी बैक मिलता है। और होल लाइफ प्लान क्या होते हैं, जो हो 100 साल तक चलते हैं उसे बोलते हैं होल लाइफ प्लान। इसके बाद आते हैं कन्वर्टेबल प्लान, जिसको हम किसी प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे टर्म इंश्योरेंस है ना, एंडोमेंट है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक प्लान को दूसरे प्लान में।
आगे 39 है, अंडर विच प्लान नथिंग इज पेड एट मैच्योरिटी। आपको बताया था कि टर्म इंश्योरेंस में मैच्योरिटी पर कुछ नहीं मिलता, विद इन टर्म अगर बंदे को कुछ होगा तो पैसे मिल जाते हैं। आगे टर्म प्लान कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू, आप टर्म प्लान को एंडोमेंट प्लान में भी कन्वर्ट कर सकते हो और होल लाइफ में भी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 14(1), अंडर विच प्लान नथिंग इज पेड ऑन डेट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी, प्योर एंडोमेंट। प्योर एंडोमेंट जो होती है उसमें क्या होता है कि नथिंग इज पेड ऑन डेथ, अगर इन बिटवीन टर्म में कुछ हो जाए तो कुछ नहीं मिलता, अगर टर्म पूरी हो जाए तो ही मिलता है, ठीक है, उसे बोलते हैं प्योर एंडोमेंट। आगे प्लान है विच प्लान हैज़ ए नो सेविंग एलिमेंट, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में कोई सेविंग एलिमेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है अगर हम टर्म इंश्योरेंस करवाते हैं, अगर 25 साल की टर्म लेते हैं, अगर इन बिटवीन टर्म में अगर बंदे को कुछ हो गया तो ही पैसे मिलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। इसमें ना सेविंग होती है, ना आप लोन ले सकते हो, ना आप सरेंडर करवा सकते हो, ठीक है, ना इसमें मैच्योरिटी होती है, ना बोनस मिलता है। इसमें बस रिस्क कवर होता है हमारा नॉर्मल सा। 43 है फ्रेंड्स, अंडर विच प्लान पेमेंट इज मेड ऑन मैच्योरिटी और डेथ। मैच्योरिटी और डेथ दोनों में पेमेंट किस प्लान में मिलती है? एंडोमेंट में, क्योंकि एंडोमेंट प्लान जो होता है वो प्योर एंडोमेंट और टर्म इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि उसमें मैच्योरिटी भी होती है और डेथ सम एश्योर्ड में मिलता है। आगे है 44 क्वेश्चन, लो बजट प्लान कौन सा है? लो बजट प्लान कौन सा है? टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस सबसे चीपेस्ट प्लान होता है, ठीक है, बट इसमें क्या होता है आप लोन भी नहीं ले सकते इस प्लान पर, सरेंडर भी नहीं करवा सकते और बोनस भी नहीं मिलेगा, ना ही मैच्योरिटी मिलेगा। इसमें जस्ट पेमेंट होगी, इज मेड ओनली ऑन डेथ। आगे है MRI और RTI, ठीक है, इसके फुल फॉर्म क्या आते हैं? मोर्टेज रिडम्पशन इंश्योरेंस। 46 क्वेश्चन, यूएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स? यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक प्लान का कोई यूनिक पॉइंट होता है जिसके कारण वो प्लान सेल आउट होता है। जैसे लिखा है यहाँ, लो प्रीमियम इज ऑफ टर्म इंश्योरेंस, मतलब कि टर्म इंश्योरेंस में जो प्रीमियम होता है वो लो होता है, वो उसका एक सेलिंग पॉइंट है। नेक्स्ट है फ्रेंड 47 क्वेश्चन, ये है विच प्लान कैन बी टेकन एज राइडर आल्सो। टर्म इंश्योरेंस, हम टर्म इंश्योरेंस को एज ए राइडर भी ले सकते हैं, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस बेसिक क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन प्लान लेता है अपना, ठीक है, सपोज करो उसने टर्म ली है 25 साल में अगर उसे कुछ हो गया तो उसका जो सम एश्योर्ड है वो उसे मिल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा उसे। ये टर्म इंश्योरेंस है। ये जो टर्म इंश्योरेंस है ये उसे एज ए राइडर भी ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योर एंडोमेंट प्लान। अब ये प्योर एंडोमेंट प्लान जो होते हैं इसमें पेमेंट इज़ मेड ओनली ऑन सर्वाइवल। इसमें क्या होता है कि अगर 25 साल की टर्म हमने ली है, अगर 25 साल हमने इंश्योरेंस करा ली और 25 साल की टर्म ले ली, इन केस अगर टर्म के बीच में कुछ होता है हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर हम जिंदा रहें मैच्योरिटी तक पहुँचे तो ही हमें पैसे मिलेंगे, इन बिटवीन कोई नहीं मिलेगा, उसे हम प्योर एंडोमेंट प्लान कहते हैं। आगे होते हैं एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान टर्म इंश्योरेंस और प्योर एंडोमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें ऑन सर्वाइवल भी पेमेंट मिलती है, अगर इन टर्म में अगर बंदे को कुछ हो जाता है तो भी पेमेंट मिल जाती है, और अगर टर्म पूरी होगी तो भी पेमेंट मिल जाती है। इसे हम कहते हैं एंडोमेंट प्लान। पेमेंट इज़ मेड बोथ ऑन डेथ एंड सर्वाइवल। एग्जाम्पल मनी बैक प्लान, क्योंकि जो सर्वाइवल बेनिफिट होते हैं उसको हम मनी बैक भी कहते हैं। आगे 50 क्वेश्चन, अंडर विच प्लान वन गेट बोथ सर्वाइवल बेनिफिट एंड मैच्योरिटी। देखो हमने ऊपर ये बात की है कि जो एंडोमेंट प्लान है वो उसमें सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलते हैं, ठीक है, और मैच्योरिटी भी मिलती है और रिस्क कवर विद इन टर्म भी रहता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एंडोमेंट प्लान। ओके फ्रेंड्स,